हेलो स्टूडेंट्स, ये एल्केन केमिकल रिएक्शन का सेकंड वीडियो है और हम इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन टॉपिक में है इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो करते ये हैं कि एल्केन व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज RNO2 नाइट्रो एल्केन बनेगा। और एल्केन के हर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पहले ही बोला था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होमोलाइसिस से ही स्टार्ट होता है। अब होमोलाइसिस उस बॉन्ड में होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा कम। अब यहाँ पर मुझे दो बॉन्ड दिख रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम यहाँ पर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन में, ये वीक बॉन्ड है। तो जब इसको हम हीट करेंगे तब यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा OH रेडिकल और बनेगा NO2 रेडिकल। अब चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, इसका मतलब डेफिशिएंसी एट ऑक्सीजन इज मोर अनस्टेबल, इसलिए ये जो OH रेडिकल है ये अटैक करेगा और एल्केन से H रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और यदि H रेडिकल को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पर बनेगा R रेडिकल और साथ में बनेगा H2। ये जो R रेडिकल बना है ये NO2 रेडिकल से कंबाइंड हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RNO2। लेकिन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने पहले ही बोला है कि एल्केन के हर रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिर नाइट्रेशन में और कुछ ध्यान रखने लायक बात है तो नहीं। एक और लास्ट इंफॉर्मेशन शेयर करें, दिस रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करने का ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि कोई सेलेक्टिव बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो हर टाइप के बॉन्ड ब्रेक होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो देखो हमने क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन इज कैरीड आउट इन वेपर फेज मीन्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बाय द रिजल्ट नाइट्रेशन प्रोडक्ट्स ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। कहने का मतलब यदि मैंने प्रोपेन का नाइट्रेशन किया तो ये तो कंफर्म है कि प्रोपेन के नाइट्रेशन प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। कहने का मतलब कि हम जानते हैं कि 1 नाइट्रोप्रोपेन भी बनेगा और 2 नाइट्रोप्रोपेन भी बनेगा, और इन दोनों में से मेजर माइनर बोलना हमें आता है। सेकेंड हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा, और यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस तरीके से एक प्रोडक्ट इथेन का भी बनेगा और एक प्रोडक्ट एक कार्बन वाले मीथेन का भी बनेगा। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में वैसे भी बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो नाइट्रेशन में ये ड्रॉबैक है, इसलिए अच्छे प्रिपरेशंस नहीं होते क्योंकि ये हाई टेम्परेचर्स पे होते हैं। क्लियर है, ये नाइट्रेशन ऑफ एल्केन हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन पर यदि हम बात करें तो सेकेंड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और सल्फोनेशन हर रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और बस हमें सल्फोनेशन में नई बात ये जानने को मिलेगी कि H को रिप्लेस करते हैं हम SO3H से, और जो बनता है दैट इज सल्फोनिक एसिड। RH alkane when heated with concentrated H2SO4 product is RSO3H। mechanism is free radical substitution, और होमोलाइसिस उस बॉन्ड में होगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो बना OH रेडिकल और साथ में क्या बना SO3H रेडिकल। ऐसा हमें मालूम है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे नाइट्रेशन में हुआ था OH रेडिकल ही पहले अटैक करेगा और यहाँ से H रेडिकल को रिमूव कर लेगा और बनेगा R रेडिकल और H2 निकल गया। ये जो R रेडिकल बना है ये SO3H रेडिकल से कोलिजन करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा क्या, RSO3H बना लेगा। ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा, RSO3H बना लेगा, सल्फोनिक एसिड बना लेगा। ये सल्फोनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी सल्फोनेशन में एक ही बात लिखा हुआ मिलता है कि यदि मुझे एन एल्केन का सल्फोनेशन करना है, एन एल्केन का मतलब एल्केन्स विथ नो साइड चेन्स। यदि साइड चेन्स नहीं रहेंगे तब यदि हमें सल्फोनेशन करना है तो एल्केन जिनमें 6 कम से कम कार्बन होते हैं केवल उनका सल्फोनेशन होता है। तो हमने कंडीशन भी ये लिखा हुआ है फॉर सल्फोनेशन ऑफ, देखो क्या लिखा है, एन एल्केन्स एल्केन मस्ट कंटेन एट लीस्ट 6 कार्बन एटम्स। 6 से कम कार्बन पे सल्फोनेशन नहीं होता ड्यू टू रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंड इन प्राइमरी हाइड्रोजन। क्योंकि यदि एन एल्केन है तो उसमें तो प्राइमरी हाइड्रोजन रहेगा तो सेकेंडरी हाइड्रोजन रहेगा। जैसे इस वाले केस में देखो टोटल 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये एन एल्केन नहीं है और ये क्या है, ये टर्शरी कार्बन पे प्रेजेंट टर्शरी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये क्या है, टर्शरी हाइड्रोजन, और टर्शरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बन गया, जबकि यहाँ पे 4 ही कार्बन थे, तो ये एन एल्केन नहीं है। ये जो कंडीशन लिखा हुआ है ये एन एल्केन के लिए होता है। क्लियर है, ये सल्फोनेशन ऑफ एल्केन हो गया। Another named reaction in alkane category is Reed reaction. Reed reaction named reaction है और named reaction में हमें reactant reagent याद ही रखने पड़ते हैं। तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन का नाम क्या है, रीड रिएक्शन। एल्केन SO2 प्लस Cl2 रिएजेंट हो गया। यूवी लाइट इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, और जो प्रोडक्ट बनेगा RSO2Cl प्लस HCl। मैकेनिज्म की बात करें तो हर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होमोलाइसिस से ही स्टार्ट होता है और Cl रेडिकल बनेगा। Cl रेडिकल कंटेनर में जो भी प्रेजेंट है सबसे रिएक्ट करेगा, और कंटेनर में RH और SO2 दोनों प्रेजेंट हैं। अब देखना, हर ऑक्सीजन पे एक पाई बॉन्ड है लेकिन सल्फर पे 2 पाई बॉन्ड है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन हुआ, सल्फर। तो सल्फर इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, और यदि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया तो फ्री रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन पे, Cl लगेगा कहाँ पर, सल्फर पर अटैच हो जाएगा। और RH से जब रिएक्ट करेगा Cl रेडिकल क्या करेगा, H को रिमूव करेगा, R रेडिकल बनेगा Cl। 2 फ्री रेडिकल मिल गए हैं, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RSO2Cl। इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, लिखने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। यदि मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखूं तो R का जो बॉन्ड है सल्फर से नहीं ऑक्सीजन से बनेगा, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये। ठीक, यूवी लाइट में तभी ये प्रोडक्ट है। यदि मैंने उसको हीट कर दिया ना तो ये डिसोसिएट होकर RCl बनेगा और SO2 रिमूव हो जाता है। दिस इज रीड रिएक्शन। तो रीड रिएक्शन में रिएक्शन का नाम याद रखना पड़ेगा, उसका रिएक्टेंट याद रखना पड़ेगा, लाइट का कंडीशन कौन सा लाइट है, यूवी लाइट है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RSO2Cl बनेगा। इतनी बातें याद रखने की होती हैं। ये 4th रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन पर यदि हम आए तो नेक्स्ट रिएक्शन इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में आइसोमर का मतलब क्या होता है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है ना, उसको कहते हैं हम क्या, आइसोमर्स। आइसोमर बनाना मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना पड़ेगा, बस मुझे अरेंजमेंट डिफरेंट रखना है। अच्छा, इसका रिएजेंट देखो, रिएजेंट AlCl3 अकेला भी मिल सकता है, और साथ में कोई एसिड का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। तो इन जनरल अब कब तक हम एसिड के कॉम्बिनेशन याद रखेंगे, तो कॉमन AlCl3 तो है ना, तो हमें बस ये याद रखना है कि AlCl3 जब भी किसी एल्केन के साथ दिखेगा हमें आइसोमर बनाना है। और आइसोमर ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन का एक ही आइसोमर होता है, वो कौन, आइसोब्यूटेन। तो इसका आंसर लिखना तो आसान था। कंफ्यूजिंग है ये, इसमें कंफ्यूजन ये है कि इसमें देखो साइड चेन एक पहले से प्रेजेंट है। अब यहाँ पर AlCl3 अकेला भी लिख सकते हैं, साथ में कोई एसिड लिख सकते हैं H2SO4 और HCl। अब साइड चेन कम होगा या बढ़ेगा, तो अभी लिखने में भी आ जाएगा। इसमें हमेशा साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ाते हैं। अब जब नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ाएंगे तो एक और डाउट, एक ही कार्बन पे बढ़ाएंगे कि अलग अलग कार्बन पे, तो दोनों का मिक्सचर मिलेगा। ठीक, तो इस आइसोमराइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हम लिख ही देते हैं। तो देखो हमने क्लियरली लिख दिया है कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इन दिस आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ साइड चेन्स ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजेज। ऑलवेज इंक्रीजेज मतलब नंबर ऑफ साइड चेन हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक बात और, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। जब नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेगा तो देखो क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि फॉर आइसोमर्स बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ साइड चेन्स। नया कुछ ये लिखा हुआ है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर अभी बात कर लेंगे। और क्वालिटी ऑफ फ्यूल इंक्रीजेज, ये इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, तो हमें ये पॉइंट्स याद तो रखने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ऑक्टेन नंबर समझ लेते हैं। ऑक्टेन नंबर यदि मुझे समझना है तो मुझे फ्यूल के बारे में समझना पड़ेगा। देखो फ्यूल 2 टाइप के डिफाइन होते हैं, गैसोलीन फ्यूल और डीजल फ्यूल। तो ये जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज एन इमेजिनरी स्केल टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन फ्यूल। गैसोलीन फ्यूल की क्वालिटी बताने का एक नंबर है ये ऑक्टेन नंबर। और जिस टाइम पे ये ऑक्टेन नंबर, ये स्केल बनाया गया था, उस टाइम पर आइसोऑक्टेन वाज बेस्ट फ्यूल नोन, इसलिए ऑक्टेन नंबर आइसोऑक्टेन को कितना दिया गया जानते हो, इसको ऑक्टेन नंबर दिया गया 100। और एन हेप्टेन उस टाइम पे सबसे पुअर फ्यूल नोन था, इसलिए उसको ऑक्टेन नंबर स्केल में दिया गया कितना, 0। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया है, अब तो ऐसे बहुत सारे फ्यूल नोन हैं जो आइसोऑक्टेन से बेटर है, मतलब ऑक्टेन नंबर 100 से भी ज़्यादा है। ठीक है ना,
तो सबसे पहले यही नोन था कि आइसोक्टेन। अच्छा, ये फ्यूल का क्वालिटी डिटरमाइन किस बेसिस पे किया जाता था? नॉकिंग के बेसिस पे। नॉकिंग क्या होता है? जब कोई भी फ्यूल इंजन में इंजेक्ट होता है और इंजन में कंबशन, किसी स्पार्क प्रोड्यूस किया किसी मैकेनिज्म से और उसका कंबशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, दैट साउंड इज कॉल्ड नॉकिंग। तो साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंजन ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड नॉकिंग। तो नॉकिंग से हम फ्यूल का क्वालिटी देखते हैं। यदि नॉकिंग ज़्यादा रहेगा तो फ्यूल का क्वालिटी कम रहेगा, और यदि नॉकिंग कम रहेगा तो फ्यूल का क्वालिटी बेटर रहेगा। अब ऑक्टेन नंबर किस तरीके से वर्क करता है? तो देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया। यदि किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 60 दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उस फ्यूल का जो नॉकिंग रहेगा जिसका ऑक्टेन नंबर 60 है, उस फ्यूल का नॉकिंग उस मिक्सचर की नॉकिंग के बराबर होगा जिसमें 60% आइसोक्टेन प्लस 40% एनहेप्टेन होता। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इस फ्यूल में आइसोक्टेन या एनहेप्टेन है। मैं दो डिफरेंट फ्यूल का नॉकिंग कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये मुझे परसेंटेज कैसे मालूम चला? जो ऑक्टेन नंबर है उतना परसेंट तो मान लो आइसोक्टेन, और उसको 100 में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा किसका? एनहेप्टेन का। तो यदि किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 60 था, इसका मतलब उसका नॉकिंग किस मिक्सचर के बराबर होगा जिसमें 60% आइसोक्टेन और 40% क्या होता? एनहेप्टेन होता। क्लियर है? अच्छा, ये जो नॉकिंग है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट यूज होते हैं। ये एडिटिव्स होते हैं जो गैसोलीन फ्यूल में मिलाए जाते हैं। ये फ्यूल का क्वालिटी इंक्रीज कर देते हैं और बहुत कॉमन है। सबसे पहले यूज होता था टेट्राइथाइल लेड, TEL। बहुत रेयर यूज है लेकिन अभी भी यूज होता तो है ये, टेट्राइथाइल लेड। और इसमें प्रॉब्लम ये था कि जो लेड होता है वो इंजन से एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर नहीं आता है, तो धीरे धीरे वो इंजन में डिपॉजिट होता जाता है और एक टाइम पर इंजन को चोक कर देता है। इसलिए पेट्रोल पंप वगैरह पे कभी जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? अनलीडेड फ्यूल लिखा रहता ना, कि उसमें ये वाला एंटी नॉकिंग एजेंट यूज नहीं हुआ। और कौन से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं? एल्कोहल एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। टॉलिवीन यू कैन यूज, आइसोक्टेन खुद एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। ये बहुत कॉमन है, BTEX। ये मिक्सचर ऑफ बेंजीन, टॉलिवीन, जाइलिन एंड इथाइल बेंजीन, ये मिक्सचर भी यूज होता है। ये दे आर एंटी नॉकिंग एजेंट्स। फिर इसी के जैसा, जैसे ऑक्टेन नंबर हमने पढ़ा, इसी के जैसा एक सीटेन नंबर भी डिफाइन होता है। और हमने ऑक्टेन नंबर किसके लिए? हमने गैसोलीन फ्यूल के लिए स्टडी किया था। और जो सीटेन नंबर होता है ये डीजल फ्यूल के लिए यूज होता है। ठीक है ना? तो सीटेन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सीटेन नंबर किसके लिए यूज होता है? डीजल फ्यूल के लिए यूज होता है। क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से देखें, हम जब आइसोमराइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तब हमने ये बोला था कि यहाँ पर नंबर ऑफ साइड चेन्स इंक्रीजेस। तो ऑक्टेन नंबर कैसे इंक्रीजेस, ये ऑब्जर्वेशन देख के बताओ। देखो, ऑक्टेन नंबर आइसोक्टेन का ज़्यादा है, एनहेप्टेन का कम। इसका मतलब यदि साइड चेन नंबर में ज़्यादा रहेगा तो ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। तब तो आइसोक्टेन हमने नॉमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट बोला था, यहीं पर तो यूज़ है। एक्सेप्शनल था ये स्ट्रक्चर, 2,2,4 ट्राइमथाइल पेंटेन इज आइसोक्टेन। और द ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल ऑल्सो इंक्रीज, ये हमने बोला था। क्लियर है? तो ये हो गया ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो फिर हम थ्योरी को और आगे बढ़ाते हैं एल्कीन टॉपिक में, और हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन DE से स्टार्ट हो रहा है नाम, इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन में भी किसका एलिमिनेशन होगा? तो DE के आगे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। DE के आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। और ये हमने स्टार्टिंग में देखा था आइसोमेरिज्म के सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, कि रिमूवल ऑफ 1H2 क्रिएट्स 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। तो यदि मैंने एक कंपाउंड लिया, ये स्टैंडर्ड कंपाउंड है अपने थ्योरी के लिए, N-हेक्सेन लिया, ये स्टैंडर्ड कंपाउंड, इसी पे स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखा जाता है। अब यदि मैंने एक H2 निकाला तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर H और H निकाल के एक रिंग बना दिया, 6 मेंबर्ड रिंग। मैंने एल्कीन क्यों नहीं बनाया अभी बात कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग होता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, यदि मैंने रिएजेंट को एक्सेसिव लिया और हाइड्रोजन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हटा दिया तो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, और एरोमेटिक कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब मेन क्वेश्चन आया, हमें कैसे पता चलेगा डिहाइड्रोजनेशन करना है? तो रिएजेंट में हम क्रोमियम, वेनेडियम या मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड यूज़ करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद Al2O3, और अपने सिलेबस में नॉर्मली ये लिखा हुआ ज़्यादा मिलता है, ये कॉम्बिनेशन।
Al2O3 Cr2O3 एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। मैकेनिज्म नहीं होते तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन जब भी दिखेगा हमें क्या करना है, -H2 करना है। क्लियर है? इस रिएक्शन के और भी कई नाम बोल सकते हैं। डिहाइड्रोजनेशन तो हमने पहले ही बोला है, साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है तो साइक्लाइजेशन, एरोमेटिक बना तो एरोमेटाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। रिफॉर्मिंग रिएक्शन हमेशा क्वेश्चन में ये यूज होता है। बोलने को तो हाइड्रोफॉर्मिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, ऐसे और भी नाम लिखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम मुझे जो बताना था, रिफॉर्मिंग रिएक्शन मीन्स डिहाइड्रोजनेशन ही बोलना पड़ेगा। क्लियर है? अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें पाई बॉन्ड लगाना है कि हमें रिंग बनाना है? तो उसके लिए हमने फिर देखो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कंडीशन ही लिख दिए। और कंडीशन में क्या लिखा हुआ है देखें, हमने कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है व्हेन कार्बन चेन कंटेन्स कितना कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, एटलीस्ट 6 कार्बन एटम्स, तब क्या बनेगा, तब साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस। और साइक्लाइजेशन में हमेशा 6 मेंबर रिंग बनाना होता है। तो कब होगा साइक्लाइजेशन, जब कम से कम 6 कार्बन रहेगा कार्बन चेन में, कंपाउंड में नहीं, कार्बन चेन में बोला है मैंने, कार्बन चेन कंटेन्स बोला मैंने। तो यहीं पर कंफर्म है कि यदि 6 से कम कार्बन रहेगा तो साइक्लाइजेशन नहीं होगा, और साइक्लाइजेशन नहीं होगा तो हमें एल्कीन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? और हमेशा हम कैसा एल्कीन बनाते हैं, मोर स्टेबल एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, मोर स्टेबल एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। ठीक, तब साइक्लाइजेशन नहीं करते। ठीक है ना? एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यदि मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखूं तो ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, हर जगह पर एग्जाम्पल्स यही मिलते हैं, हर जगह पर। तो हमें केवल यही एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स बेकार में फ्रेम करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा, हमने लिखा एनहेप्टेन, और रिफॉर्मिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट पूछा हुआ है। तो देखो मैंने जो स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखा वो मैंने हेक्सेन के लिए लिखा हुआ है। हेक्सेन से मुझे मालूम है साइक्लोहेक्सेन रिंग बनेगा और यहाँ पे बेंजीन रिंग बनेगा, लेकिन क्वेश्चन तो 7 कार्बन का है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिल इन द ब्लैंक मेथड यूज़ करूँगा। फिल इन द ब्लैंक मेथड यूज़ करने का मतलब, फिल इन द ब्लैंक मेथड यूज़ करने का मतलब मैं इस कंपाउंड में क्या लिखूं कि ये कंपाउंड क्या बन जाए, एनहेप्टेन बन जाए। अभी हेक्सेन है तो एक कार्बन कम है तो एक कार्बन कर लिख देते हैं। अब एक कार्बन कहाँ लिखूं, मैं कॉर्नर पे ही लिखूंगा। कॉर्नर पे लिखने का रीज़न एनहेप्टेन है ना, एनहेप्टेन का मतलब नो साइड चेन, तो यहाँ पर वो CH3 आ जाएगा और लास्ट में यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और प्रोडक्ट अपने आप आंसर में क्या लिखने में आ जाएगा, टॉल्यूवीन है इसका आंसर। क्लियर? और एक एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। हमने एनऑक्टेन लिखा, एनऑक्टेन में टोटल कार्बन कितना, 8, तो मुझे स्टैंडर्ड रिएक्शन में कितना कार्बन लिखना पड़ेगा, 2। तो 2 कार्बन लिखने का एक तरीका तो ये है, तो ये ऐसा लास्ट तक चलेगा, और लास्ट तक चलेगा तो नाम बनेगा इथाइल बेंजीन। लेकिन 2 कार्बन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो एनऑक्टेन है, और यदि ऐसा लिखूंगा तो 2 कार्बन लास्ट तक मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, और ये ऐसा बनेगा ये। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। क्या बना, इथाइल बेंजीन। और ये जो कंपाउंड बना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस इज जाइलीन। चूंकि ऑर्थो पे CH3 है, दिस इज ऑर्थोजाइलिन। तो एनऑक्टेन के रिफॉर्मिंग से क्या क्या बनता है, इथाइल बेंजीन और ऑर्थोजाइलिन बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें, यदि मैंने 4 कार्बन के कंपाउंड का रिफॉर्मिंग किया तो क्या रिंग बनेगा, नहीं, रिंग नहीं बनेगा, नो साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस। तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और एल्कीन में भी कौन सा, 1 ब्यूटीन की 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन बनाया। 2 ब्यूटीन क्यों बनाया, क्योंकि 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन, और ये हम GOC में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है ना? तो ये क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ। क्लियर है? फिर नेक्स्ट रिएक्शन पर आए तो नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अब देखो तो ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन है तो बात एक ही ना। ठीक, अब यदि ध्यान से बात करें तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये 2 तरीके से स्टडी किया जाता है। सबसे पहले मैंने जो लिखा है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एल्केन के, यदि मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, ये कंफर्म है कि यदि मैं एल्केन का ऑक्सीडेशन करूंगा तो सबसे पहले जो बनेगा एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करके बनेगा एल्कोहल। फिर एल्कोहल में से यदि मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो जो बनेगा वो कार्बोनाइल बनेगा। फिर यदि मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा तो जो बनेगा वो बनेगा एसिड। तो ये सीक्वेंस फिक्स होता है, हमेशा याद रखा जाता है। तो मुझे मालूम है कि फर्स्ट ऑक्सीडेशन में एल्कोहल बनेगा, सेकेंड में कार्बोनाइल बनाऊंगा, थर्ड में मैं एसिड बनाऊंगा। रिएजेंट देखो,
व्हेन CH4 और O2 का मिक्सचर मैंने रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास किया तो एल्कोहल बना, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट किया तो कार्बोनाइल बना, ट्रांजिशन एलिमेंट के किसी एसिडेट के साथ हीट किया तो एसिड बना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ने लायक ये तब भी अच्छा है। यहाँ पर ये देखो, ये टर्शियरी हाइड्रोजन है और टर्शियरी हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से जो बनता है वो क्या बनता है, वो एल्कोहल। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं है, इस वाले कार्बन पर H नहीं है, और कार्बोनाइल बनाने के लिए यहाँ H2 निकालना पड़ेगा और यहाँ पर H नहीं है, तो यहाँ पर कार्बोनाइल बन नहीं सकता। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑक्सीडेशन में पढ़ा जाता है वो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑल्सो कॉल्ड कंबशन। कंबशन का डेफिनेशन क्या है? हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन का एंड प्रोडक्ट हमेशा CO2H2 होता है। और एल्केन के लिए सफिशिएंट सप्लाई कितना है? 3n+1/2। और ये ऑर्गेनिक में तो यूज़ नहीं होता, ये फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, मूल कंसेप्ट वगैरह में। तो ये वैल्यू ध्यान रखना, 3n+1/2 O2 लेंगे तो NCO2 और n+1H2 बनाना है। n=1 पुट करोगे तो मीथेन के लिए हो जाएगा, n=2 पुट करोगे तो इथेन के लिए हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट काम देखो वो है नहीं। तो हम और इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। मैंने यहाँ बोला सफिशिएंट सप्लाई था तो क्या बना? CO2 बना। यदि मैं ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा कम करूँगा ना, तो ऑक्सीजन यहाँ कम होगा तो क्या बनेगा? CO। और कम करूँगा तो कार्बन ब्लैक। तो ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड। ठीक, और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब ब्रेक होना। क्रैकिंग का यदि मैं डेफिनेशन बोलूँ, ब्रेक डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड क्रैकिंग। अरे टूटना इज क्रैकिंग। क्रैकिंग के कई टाइप होते हैं। क्रैकिंग ड्यू टू हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। क्रैकिंग ड्यू टू स्टीम, क्रैकिंग ड्यू टू कैटलिस्ट, कैटालिटिकल क्रैकिंग। हमें जो पढ़ना होता है वो थर्मल क्रैकिंग पढ़ना होता है। थर्मल क्रैकिंग का मतलब क्रैकिंग ड्यू टू हीट, और इसीलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट नाम पर हमें पहुंचाना था, और ये है वो इंपॉर्टेंट नाम, ऑल्सो कॉल्ड पायरोलाइसिस। पायरो मीन्स होता है फायर, लाइसिस मीन्स ब्रेक होना। ब्रेक होना ड्यू टू फायर इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। हमारे सिलेबस में यही है, इसका मतलब हमारे लिए सिनोनिम्स हुए। पायरोलाइसिस मीन्स क्रैकिंग, क्रैकिंग मीन्स पायरोलाइसिस, ये ध्यान रखना। पायरोलाइसिस मीन्स ब्रेक करना, ठीक है ना, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन्स मतलब एल्केन को ब्रेक करना इज ए फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, टूटकर अलग होना इज कॉल्ड एलिमिनेशन, और एल्केन के सारे मैकेनिज्म फ्री रेडिकल ही होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो अपन ने नहीं लिखी। पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन इज ए फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब मल्टीपल बॉन्ड वाला, क्योंकि HH बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा, मल्टीपल बॉन्ड लगेगा, एंड लोअर हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म्ड। यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा तो लोअर हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये एल्केन का कंप्लीट थ्योरी है। एल्केन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यदि लिखें तो इस स्क्रीन को एक बार स्क्रीन कैप्चर कर लेना। स्क्रीन कैप्चर करने के बाद ये डेफिनेशंस पढ़ना, ये अच्छे डेफिनेशंस हैं, क्लियर है ना। इन डेफिनेशंस को बार बार पढ़ना, ठीक है ना, ये कभी कभी काम आ जाते हैं। CH4 इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। कैलोर गैस क्या होता है? LPG, व्हाट इज LPG, व्हाट इज नेचुरल गैस, व्हाट इज वाटर गैस, व्हाट इज सिंथेसिस गैस, ये सब एल्केन से रिलेटेड है, क्लियर है। और एक्स्ट्रा यदि इन्फॉर्मेशंस में हम बात करें तो पेट्रोलियम के बारे में कभी कभी डिस्कशन हो जाता है। पेट्रोलियम का डिस्कशन देखो, अलग अलग फ्रैक्शंस मिलते हैं, एक बार ये देख लेना कि जो बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलते हैं उनमें कार्बन C1 to C4 होते हैं, उसमें नेचुरल गैस होता है, और पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक्स होता है, एक बार ये रीडिंग भी लगा लेना, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन हैं जनरल, इनमें समझने का काम नहीं है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सर्च ना करना पड़े, इसलिए मैं ये सब प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो तो कुछ एल्केन्स के नेमिंग लिखा हुआ है। हमने नॉमेनक्लेचर जब पढ़ा था 10 कार्बन तक, तो हमने तुम्हें नेमिंग सिखाया था कि डेकेन तक याद रख लो, लेकिन यदि और आगे नाम पढ़ना चाहो तो बहुत आगे तक देखो, हमने 100 तक लिख के बताया हुआ है, ये नाम भी एक बार देखे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और यदि इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो हर एल्केन के आइसोमर्स ये याद नहीं रखे जाते हैं। देखो, याद करने की कोशिश नहीं करना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन केस कभी ज़रूरत पड़े तो सर्च ना करना पड़े, उसके लिए है तुम्हारे लिए। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स में C4H10 के 2 होते हैं, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, C5H12 के 3 होते हैं, C6H14 के 5 होते हैं,
और आगे चलोगे तो ये नंबर हम ऑन द स्पॉट ट्राई तो नहीं कर सकते, फिर भी इंफॉर्मेशन है तो स्क्रीन कैप्चर करके एक बार तो हम देख सकते हैं। और बात करें तो ये नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर देखो आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, दे आर अप्रूव्ड बाय IUPAC। या IUPAC में यूज़ होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है कि ये जो लैटिन में लिखे हुए थे ना, जो हाइफेन से ये जो टर्शरी लिखा हुआ है, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करते। मतलब यहाँ पर ब्यूटाइल का बी और इथाइल का ई, इनमें कंपेरिजन होगा तो ब्यूटाइल पहले लिखेंगे। लेकिन जो हाइफेन से अलग नहीं होते, जैसे आइसोब्यूटाइल जो लैटिन में नहीं लिखा, तो यहाँ पर ई और आई में कंपेरिजन होगा और इथाइल को मुझे पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ बी से कंपेरिजन नहीं हुआ, ठीक है ना। और जो न्यू पेंटाइल वाला ग्रुप है ये अप्रूव्ड बाय IUPAC। ये एल्केन का इन्फॉर्मेशन है। ये कॉमन सेंस जनरल नॉलेज टाइप हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एल्केन करते हैं कंप्लीट। एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो से एल्केन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हमारे सिलेबस का नंबर 1 टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू।